हम लोग क्या पढ़े थे? अकबर पढ़ रहे थे। हल्दी घाटी के लिए समाप्त हो गया था। ठीक। कुल मिला के हम लोग अकबर को पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास में हल्दी घाटी का समाप्त हुआ, उसका परिणाम भी हो गया था। मुगलों के तीसरे शासक और मध्यकालीन भारतीय इतिहास का महान शासक अकबर द ग्रेट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अकबर द्वारा किए गए, क्यों अकबर को महान क्यों कहा जाता है? मध्यकालीन भारतीय इतिहास का महान शासक क्यों कहा जाता है? अब इसको बंद कर दो, गेट को बंद कर दो। कोई बताएगा अकबर को मध्यकालीन भारतीय इतिहास का महान शासक क्यों कहा जाता है? जैसे किसी एक को बताओ। सबसे पहला काम ये बहुत सहिष्णु था। सारे धर्मों को समान तरजीह देता था और पहली बात इबादत खाने का दिमाग नहीं अपना तमाम तरह के विद्वानों को हर धर्म के विद्वानों को बुला के वो अपना बताता पढ़ता था और उनकी अच्छी चीज़ों को ज्ञात करने की कोशिश करता था और अस्थापना निर्माण भी किया था और हर एक क्षेत्र में नीचे एक नंबर की थी। ठीक है, अकबर किसी भी शासक को महान या क्रोध उसकी नीतियां ही बनाती। तो इसको क्यों कहा जाता है? इसके पीछे दो कारण है। इसके किए गए, इसके द्वारा उठाए गए कदम। एक तरफ हम देखेंगे प्रशासनिक सुधार, किसी भी शासक को महान बनाती है उसकी नीतियां। सामाजिक धार्मिक सुधार। अकबर जब शासन की शुरुआत किया तो इन ऐसे नीतियों पर ध्यान दिया जिससे प्रजा हित तो हो ही, राष्ट्र का भी कल्याण। तो प्रशासनिक राजनीतिक सुधार। अकबर पहला शासक है जो मध्यकाल में के इतिहास में अखंड भारत के निर्माण पर बल दिया। अखंड भारत के निर्माण अर्थात जो भारत आज दिख रहा है, इसका सपना भारतीय इतिहास में सबसे पहले देखा चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद से मध्यकाल में आकर देखते हैं तो अकबर कि एक सपना देखता है और करता भी ऐसा है।
तो भारत में 15 प्रांतों का निर्माण किया। भारत को जीता और जीतने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए 15 प्रांतों में पूरे साम्राज्य को बांटा। बांटने के बाद मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किया। मनसबदारी अकबर के प्रशासन का रीढ़ था। अच्छा, वापस नहीं थे क्या? जो प्रशासनिक व्यवस्था, हर एक प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर एक युग में हर एक राजा किसी न किसी व्यवस्था को आगाज किया। जैसे आज क्या है प्रशासनिक व्यवस्था में? यूपीएससी में लोकतंत्र तो शासन की अपनी एक प्रणाली। प्रशासन में यूपीएससी से चुन के लोग आते हैं, जिले लेवल पर प्रशासन को देखते हैं, फिर प्रमोट करके वही लोग कहाँ जाते हैं? कमिश्नरिंग। और फिर प्रमोशन होता है कहाँ चले जाते हैं? प्रदेश के सचिवालय में, चाहे देश के सचिवालय में। लेकिन ग्राउंड लेवल क्या है? डीएम। जब यूपीएससी क्रैक करके लड़का आता है तो पहले उसको डीएम बनाए, तो भी डीएम नहीं बनाया जाता। सबसे पहले जो आईएएस पास करके आता है उसको पहले जो है सबसे पहले बनाया जाता है एसडीएम। एसडीएम के रूप में कम से कम साल भर काम करता है। जैसे श्रुति शर्मा 2021 की टॉपर है, तो अभी एसडीएम ही है सदर। इसके बाद से इनको जिला लेवल का पोस्ट दिया जाएगा, सीडीओ बनेंगे, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। अब सीडीओ के रूप में कम से कम 3 से 4 साल सब नौकरी करेंगे, तब इनको उठा के भेज दिया जाएगा किसी जिले में डीएम बनाने। और डीएम के रूप में 5 से 7 साल की जब अनुभव हो जाता है तब ऐसे लोगों को बुला लिया जाता है प्रशासन के केंद्र बिंदु में, सचिवालय में। यही लोग डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर बन के सचिव, प्रमुख सचिव बन के जाते हैं। तो उस तरह की व्यवस्था इसकी भी अकबर की मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी शब्द जो है यह अरबी भाषा का शब्द है। और इसका मतलब क्या होता है? पद या प्रतिष्ठा। मनसबदारी अरबी भाषा का शब्द है। इसका जो अर्थ होता है पद या प्रतिष्ठा। यह व्यवस्था 2 भागों में बटी हुई थी। एक भाग को कहा जाता है जात और दूसरे को कहा जाता है सवार। अब कुछ क्लियर हो रहा है? जात सवार से किससे डिपेंड है? किस पे? सवार का मतलब होता है घुड़सवार, और जात का मतलब होता है पैदल सिपाही। जात जन सवार का, और ये दोनों किसमें है? मनसबदारी का। अब जिसको जितना जो है जितने का मनसब प्राप्त होता था उसको कहा जाता था कि पंच हजारी, 1 हजारी, 5 हजारी, या इस तरह से करके 10 हजारी, 15 हजारी। इसका मतलब यह है कि जिसके नाम के सामने 5 हजारी लगा तो 5000 सिपाहियों का हेड, 5000 सिपाहियों का हेड है। इसमें भी यह था कि यदि 5 हजारी मनसबदार कोई है तो उसके पास घुड़सवारों की संख्या 2000 होगी, और जात पैदल सिपाहियों की संख्या कितनी होगी? 3000। इसी तरह से 15 हजारी। तो जिसका जितना अधिक हजार वह उतना ही बड़ा मनसबदार। जैसे मान लीजिए जब तक डीएम है कोई तो वह जिले लेवल तक प्रशासन को देख रहा है, लेकिन उसका प्रमोशन हो गया, कमिश्नर हो गया, तो
कमिश्नरिंग बैठ रहा है तो कम से कम वो 2, 3, 4, 5 जितने जिले के कमिश्नरिंग शामिल हो उतने डीएमओ का हेड है। उसी तरह से जो इनका जो है ओहदा बढ़ता चला जाता था, उतना ही ये राज्य के लिए प्रमुख व्यक्ति हो जाते थे। तो सबसे बड़ी बात आप लोगों को बस ये याद रखना है कि मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया। तो भारत में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया? अकबर। यही बस याद रखना है। ये आगे की चीजें तो बहुत बड़े एग्जाम में पूछा जाता है कि पंच हजारी, 2 हजारी, 1 हजारी, इसका मतलब क्या होता है। लेकिन बस वनडे में यही पूछा जाता है कि मनसबदारी व्यवस्था शुरू करने वाला भारतीय इतिहास में कौन सा शासक है? अकबर। बहुत जा सकता है तो ये पूछ सकता है कि मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? कहां से अकबर जो है कहां से प्रेरणा लेकर भारत में शुरू किया? इसकी शुरुआत हुई थी मध्य एशिया, विशेषकर मंगोल शासक था चंगेज खान। पूरी दुनिया में सबसे पहला व्यक्ति है इस व्यवस्था को शुरू करने वाला चंगेज खान। चंगेज खान के बारे में आप लोग जानते ही हो, कितना बड़ा शासक था जो 3 महाद्वीपों पर शासन करता था। किस किस महाद्वीप पर शासन करता था चंगेज खान? एशिया, यूरोप और अफ्रीका। एक व्यक्ति जिसका शासन 3 महाद्वीपों पर था वो है चंगेज खान। चलिए अगला, इसके सुधार हम देख रहे हैं। क्यों ये महान कहा जाता है? तो महान इसलिए कहा जाता है कि इसकी नीतियां महान कहलाने लायक थी। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि अकबर बहुत स्मार्ट था इस नाते महान, कोई नहीं। उसके कार्यों से ही कोई महान होता है और कार्यों से ही कोई जो है क्रूर हो जाता है। दुनिया के सबसे क्रूर व्यक्ति, क्रूर नहीं क्रूर, दुनिया के सबसे क्रूर व्यक्ति किसको माना जाता है? क्रूर सकल सूरत से, हाँ, लेकिन वो महान आदमी है। हाँ। सुकरात को जानते हो? सुकरात सकल सूरत से सबसे क्रूर व्यक्ति है, लेकिन पूरे यूरोप का दर्शन सुकरात के दर्शन पे टिका हुआ है। अगर देखा जाए तो अपने यहाँ गांधी राष्ट्रपिता बन गए, लेकिन स्मार्ट तो भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस थे। नेहरू भी बहुत स्मार्ट थे। कुल मिलाकर कर्मी व्यक्ति को महान या फिर क्रूर दरिंदा कुछ भी बना देता है। चलिए अगला, 1573 ईस्वी में अकबर ने जो व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी की शुरू किया था घोड़ों को दागने का, वो बीच में बंद हो गई थी। 1573 ईस्वी में अकबर ने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की है। घोड़ों को दागने की व्यवस्था। क्यों ऐसा करते थे? घोड़ों को क्यों दागते थे? सब चिन्ह लगाते ताकि युद्ध में घोड़े को कोई बदल ना पाए। एक तरह से घोड़ों के झंडे को मुहर लगाई जाती थी। अगर राज्य इसको प्रमाणित करता है कि यह योग्य घोड़ा है और युद्ध में यही घोड़ा आना चाहिए। अगर तो ऐसा नहीं होता था तो मनसबदार क्या करते थे कि कोई मरिया घोड़ा लेकर वहाँ पे युद्ध में पहुँच जाते थे। इससे जो है राजाओं की हार सुनिश्चित हो जाती थी। चलिए 1580, अभी हम लोग प्रशासनिक राजनीति सुधार देख रहे हैं। 1580 टोडरमल के सहयोग से भू राजस्व वसूली के लिए आइन ए तहसला, आइन
ये 10 साला नामक पद्धति की शुरुआत की है। आईने 10 साला क्या है? राजस्व, 1 साल के राजस्व को देखा कि कितना किसान पैदा कर पा रहे हैं और उसी के आधार पर 10 साल के लिए राजस्व को 10 साल की राजस्व कहा कि 10 साल तक इसी आधार पर राजस्व वसूला जाएगा कि उत्पादन इतना हुआ है और मान लिया जाए कि 10 साल में इतना ही उत्पादन होगा। हाँ, इसमें एक सिद्धांत जोड़ा कि यदि अकाल पड़ जाता है तो किसानों से राजस्व की वसूली नहीं होगी। तो शासक अच्छा है कि खराब? उतार चढ़ाव राजस्व में होगा लेकिन देखा जाएगा, लेकिन जो यदि अकाल पड़ गया तो राजस्व की वसूली बंद कर दी जाएगी। तो आईने 10 साला पद्धति है भू राजस्व वसूली के लिए, और इसकी शुरुआत किसने किया था, किसके माध्यम से? टोडरमल। ये उस समय के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, अकबर के काल सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे टोडरमल। चलिए, जब कोई लेखपाल बनता है ना तो लेखपाल बनने के बाद कहाँ जाता है ट्रेनिंग करने के लिए? कितनी बेइज्जती लबासना की है। लबासना में आइए जाते हैं। कहाँ है लबासना? मसूरी में। इसमें कौन मसूरी गया है? तो लबासना जब मसूरी में एंट्री करते हो उसके पहले से ही दिखाई देने लगता है सबसे ऊंचाई पे लबासना, सबसे ऊंची चोटी पर लबासना लगता है कि जैसे गोभी का छत्ता होता है जो फूल, उसी तरह से कम ऊंचाई पे दिखता है, बहुत बड़े एरिया में लबासना है। तो सबसे पहले बिल्डिंग वही मसूरी में एंट्री करने के पहले दिखाई देती है। चलिए अगला, अकबर द्वारा एक अनुवाद विभाग की स्थापना किया गया है। इसको है अकबर द्वारा अनुवाद विभाग की स्थापना किया गया है। अनुवाद विभाग ट्रांसलेशन के लिए अनुवाद विभाग की स्थापना क्यों किया हो? अनुवाद विभाग की स्थापना इसलिए कर रहा था अगर भारतीय संस्कृति के बारे में जाने। तो भारतीय जितने प्राचीन ग्रंथ थे जो संस्कृत में लिखे गए थे उनको अनुवाद फारसी में कराया ताकि मुस्लिम वर्ग भी हिंदू रीति रिवाज और संस्कृति से परिचित हो सके। ट्रांसलेट करना है, अनुवाद तो कैसे होता है? क्या लिखे? क्या लिखे? अनुवाद लिखे। अनुवाद क्या होता है? अनुवाद तो विभाग बस के टाइप। अनुवाद का मतलब क्या होता है? अनुवाद का मतलब होता है विचारधारा। वही तो नया मेरा दूसरी सब्जेक्ट कुछ नहीं है। अच्छा, चलो, अनुवाद विभाग की स्थापना की है। जो सबसे अधिक पूछी जाती है पुस्तक स्थापना, और भारतीय प्राचीन ग्रंथों जो किस में लिखे गए थे? संस्कृत में। और इन ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में कराया? फारसी भाषा में। प्राचीन धर्म ग्रंथ जो भारत के संस्कृत भाषा में लिखे गए थे उनको अनुवाद कराया गया फारसी। जो सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभारत का अनुवाद किस नाम से और किस भाषा में हुआ?
जैसे नहीं, जय सरिता फारसी है। नहीं तो कहाँ गए? तो महाभारत महाभारत का फारसी में अनुवाद किए नकीब खान। नकीब खान और दूसरे व्यक्ति थे बदायूनी। नकीब खान बदायूनी, दो विद्वान मिलकर महाभारत का अनुवाद किए फारसी भाषा में। और फारसी भाषा में महाभारत का नाम रखा गया रजमनामा। रजमनामा। यही क्वेश्चन पूछता है, रजमनामा किस ग्रंथ का अनुवाद है? तो महाभारत का। महाभारत का रजमनामा नाम से नकीब खान और बदायूनी द्वारा महाभारत का, क्या उसमें देख रहे थे? ध्यान नहीं दे रहे, हमसे पूछो ना क्या दिक्कत है? मैं ये कह रहा हूँ कि नकीब खान बदायूनी दो विद्वान थे फारसी के, ये दोनों लोग मिलकर महाभारत का अनुवाद किए फारसी में, और इसका नाम पड़ा है महाभारत का रजमनामा। क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जाता है, यही पूछा जाता है कि रजमनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो महाभारत। चलिए, रामायण का अनुवाद, और ये पूछा जाता है किसने अनुवाद किया? तो नकीब खान बदायूनी। रामायण का अनुवाद रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बदायूनी। लीलावती एक ग्रंथ थे भारत की, लीलावती नामक ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद लीलावती नामक ग्रंथ का क्यों हंस रहा है? ये सीख दिया तो छींक तो मान लो कि जवाब है, तो फिर कैसे कोई रुक पाएगा? बताओ, रुक पाएगा? अच्छा, उसे मौसम का ट्रांजिशन फेज चल रहा है, मौसम बदल रहा है, देख रहा है, एक बार लग रहा था कि अब गर्मी आ गई, थोड़ा सा ऊपर दो दिन से ठंडी सी आ गई। लीलावती ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद किए थे फैजी। ये फैजी सामान्य आदमी नहीं थे, अबुल फजल के भाई हैं। अबुल फजल जो बहुत बड़े विद्वान थे अकबर के दरबार में, उन्हीं के भाई हैं फैजी। इनके पिता भी विद्वान थे, उनका नाम था शेख मुबारक। शेख मुबारक इनके पिता का नाम था, और जो दो भाई थे अबुल फजल और फैजी। लीलावती गणित की पुस्तक है। कौन लेखक है? इनके पिताजी टिकट करके थे, वो वही बनाए थे। मैंने अपनी बेटी के नाम पे लिखे थे, इनकी बेटी का नाम था लीलावती। चलिए अगला, कालिया दमन एक पुस्तक है। कालिया दमन के बारे में तो सब जानते होंगे। अच्छा, किसका दमन किए थे? कालिया नाग। तो कालिया दमन एक ग्रंथ है अपने प्राचीन भारत का। तो कालिया दमन का अनुवाद किए थे, कालिया दमन पुस्तक का अनुवाद ये किए थे अबुल फजल।
सब फारसी भाषा में। हाँ, सब फारसी भाषा में अनुवाद हो रहा है। यही पूछता है कि इसका अनुवाद किसने किया, इसका अनुवाद किसने किया, लेकिन सबसे अधिक इम्पोर्टेंट यही है। अभी पीसीएस में भी ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, ये रामायण वाला पूछा गया बदायूं में। बाकी जो है वनडे और पीसीएस में तो 4-5 बार इसको पूछा है कि किस नाम से अनुवाद हुआ था और किसने अनुवाद किया था। सर इतिहास तो शुरू से लेकर अकबर के पास तक आ गया, बट रामायण का और कृष्ण लीला का कभी पता ही नहीं चला। वो इतिहास नहीं है, रामायण और महाभारत इतिहास में नहीं आता। मैंने इतिहास पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने बताया था उन्हीं घटनाओं को ऐतिहासिक घटना कहा जाता है जो साहित्यिक साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों साक्ष्यों से पुष्ट हो जाए और उसमें तिथि का वर्णन हो। क्या रामायण महाभारत में कुछ क्लियर होता है कब हुआ था? अब एक सोचो, आगे हम लोग रमा विथेक से पढ़ना शुरू किए थे, 25 लाख बीसी से इतिहास में पढ़ना शुरू किए थे। तो सबसे पहले कौन मानव कुल में आया था? रमा विथेकस। रमा विथेकस का एक वंश था आर्सेलोपिथेकस। आर्सेलोपिथेकस की विशेषता यह थी कि वो कद से और आकार में छोटा था। रमा विथेकस अधिक से भारी था। आस्ट्रेलोपिथेकस भोजन के तलाश में जंगल के बीचों बीच से बाहर निकला। और जब बाहर निकला तो धीरे धीरे उसने सभ्यता का निर्माण किया। आस्ट्रेलोपिथेकस के बाद का जो मानव आया वो कौन था? होमो हैबिलिस, जिसको हम कहते हैं कारीगर मानव। पहला मानव था जो 4 पैर पे ही चल रहा था, लेकिन पत्थर को उठा के औजार के रूप में प्रयोग किया। बनाया नहीं है, छोटे छोटे पत्थर उठाया और चला के मारना शुरू किया। बहुत क्रांतिकारी घटना थी मानव के जीवन में। होमो हैबिलिस के बाद कौन है? इरेक्टस है। पहला मानव है जो 2 पैर पे खड़ा हुआ, इसको द्विपाद मानव कहा जाता है। इरेक्टस के बाद कौन आया था? निएंडरथल। देखो सब याद। निएंडरथल पहला मानव है जो जादू, टोना, भूत, प्रेत, अंतिम संस्कार सब पे विश्वास करना शुरू किया। पशुओं के चमड़े से और वनस्पतियों के पत्ते से अपना शरीर ढकना शुरू कर दिया। कपड़ा बनाने लगा। कपड़ा के रूप में मान लो आज न रेशम और सूती है, किसी तरह से उसको ये तो आभास हो गया कि शरीर को ढकना चाहिए। उसके बाद से मानव का विकास चला। फिर आगे कौन आया? निएंडरथल के बाद नहीं बताया। उसके बाद मैं बताया नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं। निएंडरथल के बाद क्रो-मैग्नान आता है और यही क्रो-मैग्नान और निएंडरथल दोनों मिलकर जो है पाषाण काल का जो शुरुआत कर देते हैं। चलिए अगला सामाजिक, इधर से हुआ प्रशासनिक सुधार। अगला आप देखते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार, जिसके नाम से अकबर महान हो गए। सामाजिक धार्मिक सुधार इस साइड में अकबर द्वारा किए गए सामाजिक धार्मिक सुधार। सबसे पहला काम क्या किया? 1562 ईस्वी में। ये सब के सब इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, इसको जो है कायदे से लिखो। 1562 ईस्वी में युद्ध बंदियों को दास बनाने के नियम पर प्रतिबंध लगा दिया। अच्छा काम है, बुरा काम? एक तो बेचारा अपने राज्य को हार गया और उसको पकड़ के ला करके अपने दास बना लो।
ये कहीं से अच्छा काम नहीं। इन्हीं सब नीतियों के आधार पर यूएनओ में एक नियम है, जिसके नाते आप लोग देखते हैं कि अभिनंदन को पाकिस्तान पकड़ के छोड़ दिया है। तो यूएनओ में भी कि कोई युद्धबंदी को, यदि किसी देश में बंदी है, किसी कारणवश घुस गया और युद्ध के समय बंदी बना लिया गया, तो उसके साथ अपने नागरिकों जैसा व्यवहार किया जाएगा और पुनः उस देश को सम्मान के साथ वापस कर दिया जाएगा। जो वीर गाथा हम लोग आते हैं ना, अभिनंदन एक MiG-20 लेके जो है 2 जहाजों को दौड़ा दिए, अजाक मार गए पाकिस्तान। हाँ, वहाँ जाके गिर गए और फिर सम्मान के साथ पाकिस्तान इनको वापस कर दिया। तो कहीं ना कहीं इन नीतियों का ही प्रभाव है, क्योंकि विश्व स्तर पर जब नीतियाँ बनाई जाती हैं तो पूरी दुनिया की जो अच्छी नीतियाँ होती हैं उसको कलेक्ट किया जाता है, और कलेक्ट करने के बाद पूरे वर्ल्ड लेवल को नीतियाँ लागू करता है। तो पहला काम क्या किया, 1562 युद्ध बंदियों को दास बनाने के नियम पर प्रतिबंध लगा। दूसरा काम क्या किया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया 1563 ईस्वी। 1562 में युद्ध बंदियों को दास बनाने वाले नियम को प्रतिबंधित कर दिया, कोई युद्ध बंदी दास नहीं बनाया जाएगा। दूसरा काम किया 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा का, क्योंकि पहले लोग जब तीर्थ करने जाते थे, मान लो इस समय माघ मेला लगा हुआ है इलाहाबाद में, सब नहाने जा रहे हैं। अगर जो अकबर के पहले का नियम होता तो देवलिया से निकलते समय यहाँ पे कोई ना कोई, जैसे डीएम की समय उस समय फौजदार हुआ करते थे, वह टैक्स ले लेते थे, तब आप जाइए तीर्थ करने के लिए, नहीं तो नहीं। तो तीर्थ यात्रा का समाप्त किया। ये कहा जाता है कि इस यात्रा का को समाप्त इसलिए किया था कि जोधाबाई जोधाबाई चाहती थी कि ये भेदभाव न रहे, क्योंकि 1562 में ही 1562 में जोधाबाई से विवाह हुआ था। अकबर की शादी जोधाबाई से कब हुई थी, 1562 ईस्वी। और जोधाबाई को अपने महल में श्री कृष्ण का मंदिर बनवाने की अनुमति प्रदान किया। बताओ कितना सहिष्णु शासक था। नहीं तो पहले के जितने शासक थे जबरदस्ती शादी भी करते थे और कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, ये धर्म परिवर्तन नहीं कराया जोधाबाई से, अपने अनुसार रहिए। आप हिंदू हैं तो ठीक है, हर एक धर्म अच्छे होते हैं, बस अपनी पत्नी के रूप में जो इनको स्वीकार किया और वही। चलिए 1564 तीसरा काम, जजिया का समाप्त किया। जोधा कौन से अकबर पहले मारे, जोधा बाद बने, और तो उसे लेट से मरते हैं। जब तक कि तब तक हिंदू बन के जब हिंदू बन के उनका मकबरा मुस्लिम पद्धति पे बना है। अब देखो, अब इतना गहराई में जाओगे तो जब अकबर मर गया तो जोधा के मरने के बाद उसको उनको मुखाग्नि दी जाएगी, तो कौन मुखाग्नि देगा, जहांगीर देगा। जहांगीर तो लड़का, तो इतना सहूलियत ही बहुत है कि अपने जो है धर्म के अनुसार रहिए। अब मरने के बाद उनके बगल में सहारा में लड़ाई नहीं होगी अकबर का जो मकबरा था। जैसे उसमें भी ये है कि जहाँ तक मैं इतिहास के राजाओं के इतिहास के बारे में जानता हूँ कि जो बादशाह मरते थे और उनकी बीवी भी जिंदा है, तो उनके बगल में ही उसके मरने पर लगाया जाता है। जैसे मुमताज महल मर गई पहले 32 में, और 1632 को मरी, 1632 में मुमताज मरी, और शाहजहां को लिटाया गया 1664 में, लेकिन लिटाया गया कहाँ पे, ताजमहल में, मुमताज महल के बगल में।
ये प्रथा हर एक धर्म में है लगभग। जैसे हिंदू धर्म में देखो लेटाने वाली तो नहीं है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि पति जहाँ जिस घाट पर जलाया गया है पत्नी मरी तो वो भी किसी घाट पर जाती है। ऐसा नहीं कि मान लो पति को जला दिए और उसकी पत्नी को ले जाके जला दो भागो, कुछ होगा नहीं, लेकिन एक धारणा है अपनी। तो ये वहाँ पे चल रहा था। तो जोधा बाई का भी मकबरा जो है अकबर का मकबरा नहीं है, उसी के बगल में लेटाई गई। आगरा जाना देखना, बहुत शानदार मकबरा है। लोग हमको लगता है कि ताजमहल भले लोग देखने जाते हैं, लेकिन शाहदरा आगरा में ही है, वहाँ पे जाकर देखो उसके मकबरा, जितनी शांति मिलती है ना उतना जो ताजमहल में नहीं मिलता है। चलिए 1564 जजिया कर की समाप्ति। जजिया कर क्या था? जजिया 3 बार में बता चुका। वह कर जो गैर मुस्लिमों से वसूला जाता है, गैर मुस्लिम, उसी को कहा जाता है जजिया। और वसूलने वाला यह कहता था कि आपको मैं प्रोटेक्शन दे रहा हूं, सुरक्षा प्रदान कर रहा हूं, इसलिए आपको टैक्स देना होगा। बस यही। चलिए अगला काम 1575 ईस्वी। 1575 क्या किया था ये 1575 में? इबादत खाना का निर्माण करवाया। कहाँ पे करवाया? आगरे में नहीं, इबादत खाना। इबादत खाना का मतलब क्या है? पूजा गृह, पूजा गृह, इबादत खाना का निर्माण। हाँ, इबादत खाना उर्दू नहीं फारसी। अभी उर्दू का उतना बहुत उस समय चलन नहीं है। देखो उर्दू क्या किया है ना, काफी चीजों को फारसी से चुरा लिया, कुछ चीज अरबी से चुराया, कुछ फारसी से चुराया। नहीं नहीं, सबसे अधिक चोरी करने वाली कोई भाषा है तो हिंदी है। देखो चोरी किया उर्दू, और उस चोरी को उठा लिया हिंदी। सबसे पहले चोरी करने वाला उर्दू है। फारसी के शब्दों को, अरबी के शब्दों को, तुर्की के शब्दों को चुराया। तो बिना चोरी के विकास नहीं हो सकता। कुछ मामलों में जानते हो चोरी बहुत जरूरी है। जैसे मान लो आज देख रही हो एक क्रांति है आज समय का, टेक्निकल क्रांति, कि लिवाइस का जींस पहन के और कीलर का जूता पहन के लड़के रिक्शा चला रहे हैं, स्मार्टफोन पे चला रहे हैं कि नहीं? वो लड़के खाए बिना मर जाते हैं, लेकिन वो वाला रिक्शा कभी नहीं चलाते जो पैर से चलाया जाता है। तो ये तकनीकी तो है। और चोरी किसने किया? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव डिम्पल के साथ गए थे फ्रांस हनीमून पे। वहां तो उनको ये गाड़ी अच्छी लगी, तो वहां तो मान लो कि हनीमून पे लोग उस तरह से घूमते थे। लेकिन ये कहे कि हमारे यहाँ जो रिक्शा को रिप्लेस करने के लिए सबसे अच्छी गाड़ी है, लेके चले आए। अब देखो हर एक शहर को जाम करने वाले बैटरी वाले रिक्शा है। तो चोरी कुछ मामलों में बहुत जरूरी है विकास के लिए। अब ये नहीं मान लो किसी का पेन चुरा लो, किसी का गाना चुरा लो, ये गलत है। तकनीकी की चोरी करो, शब्दों की चोरी करो। अखिलेश यादव ने जो चोरी किया वो टेक्निकल चोरी था कि टेक्निकल? सर ये बता रहे हम तुम्हारे पॉलिटिकल में ले जा रहे हैं। नहीं वो चोर है कवार है मेरे। अरे नहीं तो नहीं, टेक्निकल, वो टेक्निकल चोरी है। बता रहे कि टेक्निकल चोरी वो तो बनना चाहिए। और भारत के लोग सुनो नहीं, हमारा नहीं, भारत देखो टाइम नहीं है। भारत के लोग तो वैसे भी नकल सिखाए जाते हैं। वो तो यही है। जितना जुगाड़ गाड़ी भारत में बनाई जाती है पूरी दुनिया में बनाई जाती है। भारतीय पोशाक कोई पहन रहा है क्या? अब भारत का पोशाक भी कोई नहीं पहन रहा, विदेशी आके पहन रहा है। बनारस चले जाओ, बनारस चले जाओ, वो साड़ी
पहनना प्रीफर करती हैं सब महिलाएं, लेकिन देखो अपने हमको लगता साड़ी जो है वो लोग तो ही खत्म ही होती जा रही है। इसी पहनावे को नाम लोग कहते हैं कि पहनावा पहनेंगे वेलकम वाला, इज्जत चाहिए इंडियन। सही बात है। तो ऐसे कंडीशन में जो है तनाव तो होगा ही होगा। अरे कम से कम ये तो सोचो, भोजन पहनावा दो चीजों को डिसाइड करता है आपका जगह, आपकी भूगोल। अब वो करके देखिए देश में है यार, और ऐसे देश में जो है आप सप्ताह भर 7 दिन मीट खाइए, आपको बीमार पड़ना ही पड़ना है। लेकिन वे देश जो कोल्ड क्लाइमेट में है, जहाँ पे कि मई जून के महीने में जो है टेम्परेचर 15-20 हो जाए, 20 नहीं 10-12 तक हो जाए तो बहुत, वो तो सालों साल मीट खा सकते, नॉन वेज खा सकते, कोई दिक्कत नहीं। दारू भी चाहिए। हाँ नहीं है सही बात कर रहा है। वहाँ पे शराब एक व्यवहार है, क्योंकि हमेशा ब्लड को हाँ सर्कुलेट करता रहता है वो। और भारत में क्या है, उसी को हम एडाप्ट कर रहे हैं। जब एडाप्ट कर रहे हैं तो 72 प्रकार की बीमारी हमको है। भोजन देखो वहाँ पे क्या है, इतना कोल्ड क्लाइमेट है, इतना कोल्ड क्लाइमेट है कि वहाँ महिलाओं को कम कपड़ा में क्यों दिखाया गया? पुरुष देश के लालच में आएंगे। वहाँ पे महिलाओं को कम कपड़े में इसलिए दिखाया गया कि पुरुष जो है उसको देख के आकर्षित होगा, क्योंकि वहाँ पे जो है कुछ देश है जहाँ की पॉपुलेशन माइनस में जा रही है। अब भारत में इसलिए ढक के रखा गया कि कम से कम पुरुष के निगाह से दूर रहे। सबसे अधिक कोई देश जहाँ पे पारिस्थितिकी जो क्या कहा जाता है विविधता, जैव विविधता किसी देश में है, जैव विविधता सबसे अधिक तो भारत में है। क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट इस तरह का है कि जो कि जैव विविधता को बढ़ाया जाए। जैव विविधता को कितना बढ़ा दिया मानो आगे दुनिया में नंबर 1 में चले गए। अब हमें समझ नहीं पा रहा, अब ये कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं जो व्यभिचारी घटनाएं इस समय क्यों घट रही हैं, क्योंकि आप जब इस तरह की व्यवस्था को किसी संस्कृति को ओढ़ लेंगे, देखो ओढ़ लेना किसी संस्कृति को देख के और स्वयं में अपने संस्कृति को अपने अनुसार निर्मित करना, दोनों बहुत अंतर होता है। इसी को सांस्कृतिक विडंबना कहते हैं। हाँ, इतने दिन से इस कल्चर को हमारे यहाँ पूर्वज लेके चलते आ रहे हैं। अचानक 1990 के बाद ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में दुनिया खुली, भारत की दुनिया के साथ कदम ताल मिलाया, कंडीशन क्या होगा? अभी सब कुछ पहनावा विशेष पर, वो पहनावा लड़के तो अडॉप्ट किए ही किए, लड़कियां भी अडॉप्ट कर ली। कंडीशन एक बार भारत दुनिया का नंबर 1 का देश बन जनसंख्या। अगर जो ग्राफ देखा जाए भ्रष्टाचार का, चारित्रिक भ्रष्टाचार का, तो उसमें नंबर 1 को भारत चला गया। क्योंकि जो यहाँ की संस्कृति रुको आप, नहीं तो पीरियड है नहीं खत्म नहीं हो पाएगा। चलिए 1575 इबादत खाना पूजा गृह का निर्माण करवाया। कहाँ करवाया? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना 1575 में निर्मित करवाया। पंद्रह सौ उन्यासी महाजन की घोषणा किया। महाजन की घोषणा, महाजन एक धार्मिक कानून था और इसकी घोषणा इसलिए करवाया कि ये जो 1575 में इबादत खाना का निर्माण करवाया था, तो उसमें जो है सभी धर्म के लोग अपने आगे विचार को रख सकते हैं वहाँ पे, चाहे हिंदू धर्म के हों, इस्लाम वाले हों या फिर ईसाई हों, किसी भी धर्म के लोग अपने विचार को, अपने धर्म के मूल तत्वों के बारे में यहाँ चर्चा कर सकते थे। अकबर को लगा 4 साल में कि ये तो आपस में झगड़ जा रहे हैं, तो महाजन की घोषणा इसलिए किया कि जो भी धार्मिक चर्चाएं होगी उसमें मैं सुप्रीम जज रहूंगा, कि मैं जो डिसाइड करूंगा क्या अच्छा है और क्या बुरा है।
वही माना जाएगा। तो महाजन की घोषणा करके धार्मिक रूप से प्रमुख बन गया, धर्म का प्रमुख, धार्मिक मामलों का प्रमुख बन गया। लेकिन सत्ता छोड़ना नहीं चाहता, नहीं हाँ? सत्ता वहां भी नहीं छोड़ना चाहता। सत्ता छोड़ देगा तो कुछ नहीं रहेगा ना, सत्ता है तो सब कुछ होता है। महाजन की घोषणा कब किया? 1579 ईस्वी में। और महाजन की घोषणा करने के बाद अकबर धार्मिक मामलों का प्रमुख बन गया। 1582 छठा का 1582 अकबर द्वारा एक नए धर्म दीन ए इलाही की शुरुआत की गई। दीन ए इलाही, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही का मतलब होता है ईश्वर का धर्म। दीन ए इलाही का मतलब होता है ईश्वर का धर्म, ईश्वर या खुदा का धर्म, ईश्वर का धर्म। और ये क्या इसका स्वयं का निजी आविष्कार था? नहीं, जो इतने दिनों में सभी धर्मों से पे चर्चा करवाता था विद्वानों से, तो सभी धर्मों की जो अच्छी चीजें थी उसी का जो है कलेक्शन था दीन इलाही। दीन इलाही सभी धर्मों की अच्छी बातों का संकलन था। अच्छी बातों का संकलन था। इसके कुछ सदस्य बने और सदस्य जो बनता था तो उसको सबसे पहले अपनी संपत्ति बादशाह को दान कर देना होता था। पहला इसमें था कि यदि इस धर्म में जो शामिल हो रहा है तो वो सबसे पहले अपनी सारी संपत्ति बादशाह के जिम्मे दे देगा, उसकी कोई संपत्ति नहीं। दूसरा यह था कि जो शामिल होगा वह जो है अकबर के सामने नतमस्तक साष्टांग प्रणाम करेगा। आज जो इस धर्म को मान लेगा, स्वीकार कर लिया, तो उसमें यह था कि वह किसी अल्प वयस से शादी नहीं करेगा और किसी उसके बहुत कुछ सिद्धांत थे, वो सब छोड़ो। हाँ, उसकी जरूरत नहीं, लगे हाथ बता दें सिविल में आना, सिविल में जरूरत पड़ती है। आप लोग पढ़े तो इसीलिए तुमको जो लग रहा है, लगे हाथ बता दीजिए। जो तुम सोच रहे हो ना, वो सब चीजें जो है कॉम्पिटिशन में पूछी नहीं जाती है। सिविल में मैं समझाता हूँ क्योंकि वहाँ पर पीरियड अधिक है कि क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। अकबर तो स्वयं किया था, सब वर्णित कर दिया। अकबर तो 5000 शादी किया था। दीन इलाही धर्म वालों को इजाजत ही नहीं थी, एक पत्नी जीवित है, दूसरे से शादी नहीं कर सकते, क्या करें? वो 5000 शादी अकबर की थी। 5000। भारतीय इतिहास में 2 शासक ऐसे जो 5000 शादी किए, उधर समुद्रगुप्त, इधर अकबर। चलिए, शादी करने का मतलब यही था कि जितनी बीवियां उतना ही राजाओं को तुलना शेर से की जाती है ना। हाँ, शेर वही सबसे मजबूत माना जाता है जिसके पास सबसे अधिक शेरनियां। खाना भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि शेरों में देखो कितना शानदार सिद्धांत है कि 2 शेर आपस में युद्ध किए तो यदि एक शेर पराजित होकर भाग गया चाहे मर गया, तो जैसे दोनों टीम में मान लो कि उन सब के साथ शेरनियां होती हैं, मान लो एक शेर के पास 10 शेरनियां हैं और दूसरे के पास भी 10 शेरनियां हैं, तो दोनों जो है दोनों साइड में बैठ कर देखेंगे, वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते, दोनों शेर आपस में लड़ेंगे।
एक तरफ की जो बीवियां हैं शेरनियां वो एकदम आराम से बैठ के देख रही हैं और दूसरे साइड में दूसरी देख रही हैं और तब तक इंतजार करें कि जब तक एक शेर या तो पराजित होकर जंगल से भाग जाए। हालांकि कम होता है, शेर मर ही जाते हैं सब लड़ते लड़ते या मर जाए। और जो एक मरा तो उसकी जो विधवा शेरनियां हैं जो उसकी विधवा शेरनियां हैं अपने आप उस शेर के पीछे लग जाती है। अब उसके कुर्बे में शामिल हो गई 20 शेरनियां। अब बताओ वो शेर शक्तिशाली माना जाएगा ना। ये राजनीतिक सिद्धांत इसलिए शादी अधिक से अधिक करते थे कि इससे क्या एक वैवाहिक संबंध था, ये राजनीतिक मामला हुआ करता था। ऐसा नहीं कि उनकी भी एक दो बीवियां होती थी जिनके साथ जो है वो टाइम बिताते थे। अब 5000 के साथ नहीं, ये वो हो जाता था राजनीतिक संबंध। इसीलिए तो लई कमल की किताब पढ़ोगे ना, तो लई कमल की किताब में लिखते हैं लई कमल की बादशाह सलामत के हरम में आए दिन बच्चों की किलकारियां गूंजती थी। आए दिन बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, लेकिन यह पता लगा पाना स्पष्ट दुश्वार कार्य था कि वो किलकारियां बादशाह सलामत के ब्लड की गूंज रही हैं, खून की, किसी और खून वहां पर किलकारियां गुजा रहा है। इसीलिए मुगल अपने हरम में किसको रखते थे? हाँ, अपने हरम में वो हिजड़ों को रखते थे, नहीं फिर भी दिक्कत हो जाती थी। चलिए अगला, सभी धर्मों की स्वतंत्रता की घोषणा की। अकबर अगला काम क्या करता है? सभी धर्म स्वतंत्र हैं और अपने धर्म के अनुसार आप मंदिर बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं, मस्जिद बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं, गिरजाघर बनवाइए, कोई भी दिक्कत नहीं, किसी को तोड़ा नहीं जाएगा। अगला, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया अकबर। भारतीय इतिहास का पहला शासक जो बाल विवाह पर रोक लगाया वो था अकबर। बाल विवाह पर प्रतिबंध। जो काम इस समय की आज लोकतांत्रिक सरकार कर रही है वो लगभग काम शुरुआत कर दिया था अकबर। आज भी देखिए बाल विवाह प्रतिबंधित है कि नहीं। एक बार वृद्धा संस्था पे फोन कर दे, 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी हो रही है, अभी कल ही हम लोग रुकवा का है, ये कल ही करता है, जाना ही पड़ेगा। महिला कल्याण विभाग में तो वही तो देखता है। सर कितनी बड़ी थी उसकी शादी हो रही थी? 14 साल। तो कोई कर नहीं, लेकिन कोई कर नहीं रहा था, अपने आप कर दी। बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया। क्या कहा कि 14 वर्ष और 16 वर्ष, 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं हो सकती और 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं हो सकती। इस समय कितना उम्र है? लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए? कितना? 18 और 21। लड़के की उम्र 21 प्लस होना चाहिए, लड़की का उम्र 18 प्लस होना चाहिए। क्या करें? अपना ग्रेजुएट है ना, ये 14 और 12 को युवा मानता है। तब भी क्यों सरकार 18 लेके जा रही है? जनसंख्या इतनी बड़ी सरकार तो अपने फायदे के हिसाब चलेगी ना, वो अपना वो लेके चलेगी। जो 18 19 में शादी होगी तो जनसंख्या कम होगा, ये 14 में अधिक हो जाएगी। कम रहेगी ना, इंसान के पास उतना समझ नहीं है। ऐसा नहीं, 19-20 साल में माना जाता है कि लड़का यदि पढ़ाई शुरू करे एक अच्छे समय से तो 19-20 साल में ग्रेजुएट हो जाएगा, हो जाएगी ना। तो सरकार का पहला टारगेट है कि लड़कियां शिक्षित हों, क्योंकि जब एक पुरुष पढ़ता है तो एक अपने एक खानदान को सुधारता है, और जब लड़की पढ़ती है तो 2 खानदान को सुधारती है। इतना हो विद्वान तुम हो जाओ, अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाओ।
लेकिन अगर जो लड़की पढ़ी लिखी है तो होम ट्यूशन अपने बच्चों को तो जरूर देगी, चाहे वो डीएम भी बन जाए तो क्या है, डीएम भी बन जाएगी, बहुत काम है, फिर भी 1-2 घंटा अपने बच्चे के लिए निकालेगी। लेकिन पुरुष डीएम बन जाए, टाइम जो निकालेगा तो उसको मौज मस्ती में निकालना है, वो पढ़ाएगा नहीं। तो ये बहुत सबसे बड़ी बात है कि 19-20 साल के अंदर में ग्रेजुएट हो जाती है, उसके बाद से वो निर्णय ले सकती है। सर एक और संकट आ रहा है। और दूसरी बात क्या है, जो शारीरिक जो बात कर रहे हैं ना, जो क्लाइमेटिकल, कि हमारे भारत का क्लाइमेट कहता है कि कम एज में शादी होनी चाहिए। क्यों कहता है? भारत का तो सबसे प्राचीन इतिहास आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद और वैश्यता की बात की गई है। आज हम बाल विवाह क्यों अपना लिए? क्योंकि विदेशी आक्रांता औरतों के पैर में ही अपना इज्जत मान लिए, लड़की के पैर में ही उस परिवार का इज्जत होता है, तो इसलिए इसको जो 6-7 साल में शादी कर दो। लड़की के पैर में ही परिवार की इज्जत होती है, जब लड़की का पैर थोड़ा भी भटका तो समझ लो परिवार जो अपने समाज से बाइकाट हो जाता है, कुछ दिन के लिए लंबे समय तक रहने के लिए हो जाता है। यदि लड़की थोड़ी सी गलती कर गई तो उसकी जो अन्य बहनें हैं परिवार की, उसकी शादी में दिक्कत हो जाती है। ऐसा सूचनाएं जंगल में आके तरह से फैलती। तो अपने मन का जो है मान के पूरे परिवार को नेस्तनाबूद करना कहीं से उचित नहीं है। हाँ, किया जा सकता है, 50 साल के बाद भारत में परिवर्तन आ जाएगा। परिवर्तन धीरे धीरे आ भी रहा है। जो युवा पीढ़ी है अब पहली चीजों को मानने से जो इनकार कर रही है, लेकिन जब यही युवा पीढ़ी जब 40 साल की हो जाएगी तब इसको लगेगी नहीं गलत है। ये तो उन्माद वाला एज है ना, 12 से 18 क्या है? उन्माद वाला एज है, किशोरावस्था। किशोरावस्था में लगता है कि मैं ही सबसे अच्छा सोच सकता हूँ। ये जितना खतरनाक है। इसी एज में लड़का अभिमन्यु, लड़की झांसी की रानी और सिकंदर, इस तरह से उनके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसी एज में जो है भागा भगवान हो जाती है। बताओ उन लोगों की जिंदगी क्या होती है। सबसे अधिक भागने वाले जो जोड़े होते हैं ना, जाके ईंट भट्टे पे काम करते हैं, उनके लिए कहीं छुपने के लिए ना, ईंट भट्टे पे काम कर रहा है। और लड़की को भगाने के लिए, तैयार करने के लिए वो राजकुमार थे कि हमारे पास ये है, वो है, बहुत है, सफारी। एक केस हम लोग वहाँ हैंडल किए थे श्रीरामपुर थाने में, व्हाट्सएप पे बात हुई थी, 5 बच्चों की माँ आ गई और तुमको लेके आई थी। आइए जो है ऑटो चलाता था, ये वाला बैटरी वाला ऑटो चलाता था, वो भी उसका था नहीं, उसको भी उसका नहीं था। और लड़की से बताया था हमारे यहाँ 3 दिन फार्चूनर। बताओ लालच में पड़ेंगे तो फंसेंगे। तो लालच में तो सब होता है भाई, नहीं करना चाहिए सब कुछ लालच में ही होता है। गौतम बुद्ध क्या कहते हैं? सर्वम दुखम दुखम, संसार दुखमय है। आए सारे संसार में दुख का कारण क्या है? लालच। साइकिल है, साइकिल से आता हूँ, क्या जरूरत है दिखाने? दिखाने की बात नहीं है। देखो कहीं ना कहीं अंदर से तुमको भी है कि हम जो है साइकिल से अपने स्वास्थ्य लाते हैं। बचत तो है नहीं, हाईलाइट साइकिल चलने से कैसे हाईलाइट? देखो हाईलाइट कब हो? जब 4 व्हीलर तुम आके खड़ा करो, उसके बाद उतर के आप, तब कुछ लालची टाइप के लोग जो है बिना कि तुम्हारे आगे सहारे कैसे बैठा के घुमाएगा। चलिए, तो बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला भारतीय इतिहास का पहला शासक कौन है? चलिए, अकबर के नवरत्न। है
अकबर के नवरत्न कै बज रहा है? टाइम है तब का Forty है, 70 आपकी नहीं। हाँ चलिए नवरत्न इसमें पूछे जाते हैं। नवरत्न भारतीय इतिहास में कितने लोग कौन शासक हुए हैं जो इस तरह की व्यवस्था लागू की? तीन साल तीन। कौन थे? विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हाँ। हाँ। और एक ये अकबर, नवरत्न लाए। और एक दक्षिण भारत में थे। देखिए एक तो नवरत्न लाने वाला अकबर और जो सबसे प्राचीन काल में लाए थे वो थे विक्रमादित्य। इसको मैं लिखवाया भी हूं विक्रमादित्य को। विक्रमादित्य थे जिनके दरबार में नवरत्न रहते थे। उसके बाद से एक शासक हुए कृष्णदेव राय। तो इनके यहाँ जो रहते थे इनके यहाँ 8 विद्वान थे, 9 नहीं थे, 8 विद्वान थे, इसलिए इसका नाम दिया गया था अष्टदिग्गज। और अष्टदिग्गज क्या थे? तेलुगु के महान विद्वान थे। अष्टदिग्गज तेलुगु भाषा के विद्वान थे। अगले शासक जो हुए वो कौन रखे थे विद्वानों को? एक थे शिवाजी, इनको सब जानते होंगे। तो इनके जो दरबार में रहते थे उनको कहा जाता था अष्टप्रधान। ये कई बार क्वेश्चन पूछता है एग्जामों में, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अष्टप्रधान किसके दरबार में? शिवाजी के। अष्टदिग्गज किसके प्रधान में? दरबार में कृष्णदेव राय के। और नवरत्न किसके? विक्रमादित्य के और अकबर के। जो ये नवरत्न थे ये अलग अलग विधाओं के, ये नवरत्नों की विशेषता थी कि अलग अलग विधाओं के विद्वान थे। एक क्षेत्र के नहीं, अलग अलग क्षेत्र के विधाओं के विद्वान। विधा अलग अलग टैलेंट, सब एक टैलेंट के लोग नहीं थे। इसमें एक थे तानसेन। जो हमारे यहाँ कैबिनेट है ना, मंत्रियों में से कुछ लोगों को कैबिनेट का दर्जा प्राप्त हुआ है। उसी तरह के उस समय कैबिनेट मंत्री थे। देखो निर्मला सीतारमण को क्या बनाया गया? वित्त मंत्री। फाइनेंस मिनिस्टर है ना, तो निर्मला सीतारमण जो अर्थशास्त्री। ठीक, उसी तरह से अन्य किसी मंत्री का नाम बताओ। एस जयशंकर पूरा जीवन विदेश मामला देखते रहे, उनको क्या बनाया गया है? विदेश मंत्री। तो इस तरह का जो है वो दिया जाता है। तानसेन किसके विद्वान थे? संगीत। दूसरा बीरबल नवरत्नों में शामिल थे। इनके अंदर क्या टैलेंट था? ये किसी को नहीं बता सकते। वाक्पटु थे। अर्थात वाक्पटु किसको कहा जाता है? कि सामने प्रश्न आया नहीं तब तो उसका जवाब तुरंत तो दे दे। अगला है टोडरमल। टोडरमल। तीसरे कौन है? टोडरमल। ये किस विधा के थे? कौन सा कैलेंडर के अंदर? ये साम्राज्य के अर्थशास्त्री थे। मानसिंह। मानसिंह किस विधा के थे? क्या टैलेंट था इनका?
योग्य सेनापति थे। पांचवा मुल्ला दो पियाजा। हाँ, ये पाक शास्त्री थे। पाक शास्त्री पाक शास्त्री जैसे कि खाना अच्छा बनाते थे, तो इनको भी नवरत्न में शामिल किया गया था। हकीम हुकाम, हकीम हुकाम यह भी जो है भोजन मामले के ही प्रमुख थे। भोजन के मामले के ये भी प्रमुख थे, जानकार थे। हकीम हुकाम, ये नाम है हकीम हुकाम। सातवें थे फैजी। फैजी लेखक एवं विद्वान थे। आठवें हैं आपके जो है अबुल फजल। ये भी लेखक एवं विद्वान थे, दोनों भाई थे। ये कौन छूट रहा है? अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना, ये सेनापति और लेखक दोनों थे। सेनापति भी थे प्लस अच्छे लेखक थे। और इनकी मित्रता किससे थी? उस सदी के उस मध्यकाल के सबसे महान विद्वान जो माने जाते हैं, वो इनके सबसे मित्र थे, सबसे अच्छे थे। तुलसीदास अब्दुल रहीम खान खाना के मित्र थे। चलिए, अकबर द्वारा निर्मित स्थापत्य, ये नवरत्न है। जिसके बाद देखते हैं अकबर द्वारा स्थापित स्थापत्य।